नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलो, सबको राम राम। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम क्या कर रहे हैं मेरे मित्र? फाइनल रिवीजन कर रहे हैं और वो फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवीजन का बेस अपन ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने लगभग 1 या 2 बार ये अपना जो एक्ट है इसको पढ़ लिया होगा। इस एक्ट में मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ केवल जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन सभी कीवर्ड्सों को लेके जो भी सेक्शन है उसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कोई कीवर्ड हम नहीं छोड़ रहे जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाए, तो वो सारे कीवर्ड भी हम लेते चल रहे हैं और उसको फास्ट रिवीजन भी करते चल रहे हैं। ट्यूनिंग कैसी होनी चाहिए कि जैसे ही मैंने सेक्शन लिखा आपके दिमाग में उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू हो जानी चाहिए और जैसे कीवर्ड आते जाए उनसे अपने आप को सेक्शन से रिलेट करते जाए। चलो मेरे मित्र, स्टार्ट करेंगे आज अध्याय 7। अध्याय 7वां है, नगर पालिका राजस्व से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। 101 से 140 पैसा धेला कहाँ से आएगा उसके बारे में इसमें चर्चा करी गई है। पहला ही क्या है? आंतरिक राजस्व, इंटरनल रेवेन्यू। दो तरीके आपको मालूम है, इंटरनल और एक्सटर्नल। घर में इंटरनल आय होती है और एक एक्सटर्नल आय होती है। आप अधिकारी बन जाएंगे तो इंटरनल आय आपकी तनख्वाह से आएगी, एक्सटर्नल आय आपको कमानी नहीं है। हाँ, कोई दान वान दे जाए तो अलग विषय है। आंतरिक राजस्व, आंतरिक राजस्व 3 तरीके से मिलेगा, बस ये ध्यान रखना। आप जो टैक्स लगाएंगे, आप जो चार्जेस लगाएंगे और आपको जो दान मिलेगा। दान और एक कर लो फीस। क्या कर लो? फीस लगा दो, कोई जुर्माना लगा दो, आप पेनल्टी कर लो उसको, है ना। ये चीजें आपको मिलेंगी। सॉरी, दान तो एक्सटर्नल हो जाएगा, इसको हटा लेना ना। टैक्स, प्रभार, फी और पेनल्टी ये आपके क्या है? आंतरिक राजस्व के पार्ट है। इतना ही ध्यान देना, इसके अलावा आगे इसमें कोई ध्यान नहीं देना। अगला है 102, 102। ये बाध्यकारी कर के बारे में है, ऑब्लिगेटरी टैक्स। पहला क्या था? 101। 101 से स्टार्ट है इंटरनल राजस्व। अब देखो, कुछ बाध्यकारी कर हैं, ऐसे कर हैं आपको मालूम है जो अगर नगर पालिका लगाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कुछ ऐसे टैक्स होते हैं यदि आप उसको यूज करोगे तो ही आपको देना पड़ेगा वो टैक्स। क्लियर है? बाध्यकारी कर में क्या आ जाएगा? जैसे एक आपका आ गया भूमियों और भवन पे कर, स्पष्ट है। और क्या हो गया? जैसे टोल टैक्स हो गया, सबको देना पड़ेगा, अमीर गरीब कोई हो। और एक हो गया आपका जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए विज्ञापन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस इतना सा ध्यान कर लेना। सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि पर आप भवन पर जो विज्ञापन लगाते हैं वो। अब देखो, विज्ञापन जो है एक 103 में भी आई थिंक है ना, वो मैं पॉइंट आपके साथ भी डिस्कस कर लूंगा। तो इसमें और इसमें फर्क रखना। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सीधे विज्ञापन से संबंधित देगा, विज्ञापन कर, तो ये मत कराना। मतलब ये बताऊंगा डिफ्रेंसिएशन। यदि सार्वजनिक स्थान पर या निजी भवन पर या भवन पर विज्ञापन कर, देखो होर्डिंग नहीं है, वो वाला कर क्या आएगा, ध्यान रखना। विज्ञापन, होर्डिंग, होर्डिंग की बात नहीं हो रही है, विज्ञापन कर की बात हो रही है। इसको गांठ बांध लेना, एग्जामिनर देगा तो दोनों समान लगते हुए गलत मत कराना। ये केवल विज्ञापन कर की बात हो रही है, विज्ञापन होर्डिंग की बात नहीं हो रही है। हाँ, अब 103 देख लेते हैं। अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकते हैं, अदर टैक्सेस दैट मे बी इम्पोज्ड। इसमें देखो, इसमें एक बात का ध्यान रखो, जैसे नगर पालिका है ना, तो ये वाला कर है, ये संपूर्ण नगर पालिका में भी लग सकता है और उसके किसी एक भाग में भी लग सकता है। इतनी सी बात आप एक ध्यान रखना। दूसरी बात, जो विज्ञापन होर्डिंग वाली मैंने बात करी है वो 103 में आएगी। क्या? 103 में आएगी, ध्यान रखना। केवल विज्ञापन कर पूछे तो 102 और विज्ञापन होर्डिंग पूछे तो 103। अब इसमें कौन कौन से कर हो जाएंगे? जैसे कि नगर पालिका के अंदर जो चलाने वाले यान है उन पर कर हो जाएगा, लंगर लग रहा है उस पर कर हो जाएगा, कोई सभा कर रहा है उस पर हो जाएगा, रोशनी पे कर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, तीर्थ यात्रियों, तीर्थ यात्री देख के इसको हटा मत देना ऑप्शन में से, वो आपको बोलेगा अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकते सेक्शन 103 के अंतर्गत, और आपको दे देगा 3 ऑप्शन ए बी सी, और बताओ ए बी सही है, ए बी सी सही है। तीर्थ यात्री देख के मत सोच देना यार अभी भी तीर्थ यात्रियों पर कर लग रहा है क्या, भैया लगता है ना।
विडम्बना है, अपन जब सीएम बनेंगे तब इसको ठीक करेंगे। ये तो मुसलमान जजिया लेते थे ना, पर्यटकों पे तो ले लो, तीर्थ यात्रियों से मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। हाँ कोई सुविधाएं वहाँ दे रहे हैं तो वैसे सरकार को देनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने वहाँ कोई पार्किंग वगैरह लगाई तो उसका शुल्क तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन देखो योगी जी ने 60 करोड़ लोगों को निलवा दिया महाकुंभ में, और क्या शानदार है। हम तो भैया 3-3 बार हुआ है। हाँ चलो हमने बढ़ाई मतलब जनसंख्या वहाँ पर नहाने वालों की। तीर्थ यात्रियों पर कर भी रहेगा इसमें, रोशनी इत्यादि भी, रोशनी पे कर रहेगा, सभाओं पे भी कर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंगर प्लस सभाओं। ऐसे याद कर लो भैया, लंगर खाने गए, हाँ अन्य अन्य करों में लंगर खाने गए, विज्ञापन पे होर्डिंग में पढ़ के गए थे, लंगर में रोशनी की खूब बढ़िया व्यवस्था थी। और लंगर सामान्यतः कहाँ लगता है भैया, मंदिरों में लगता है? तो वहाँ गए, तीर्थयार्थी खूब मिल गए, वहाँ घूमने लोग आए थे वो भी मिल गए, हैं। और जैसे महाकुंभ में एक बार एक लंगर में आग लग गई थी ना, तो यहाँ पर भी आग लग गई, तो ये हो गया अपना अग्निकर। तो ये अन्य कर में आएंगे। चले आगे मेरे मित्र। हाँ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया, स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प शुल्क। देखो आप जो भी स्टाम्प खरीदते हैं आपको मालूम है उस पर शुल्क लगता है। ये 10% से अधिक नहीं हो सकती है ना, 10% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। अबे पावर टू लेवी यूजर चार्जेस, देखो इसमें जो यूजर करेगा उसी को चार्ज देना है। 3 तरह के देखे आपने, पहले इंटरनल टैक्स देखा, फिर बाध्यकारी कर देखा, और उसके बाद हमने अन्य कर देखे, और चौथा आ जाएगा ये यूजर चार्जेस। इसको इसी प्रकार से चारों सेक्शंस को याद करना, एक बार अपन इसको फिर रिवाइज भी कर लेंगे मित्र, है ना। यूजर चार्जेस में क्या है, जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, उस पर कर हो गया। आपने शहर में गए, वहां पार्किंग लगाई, तो आपको देना पड़ेगा। मतलब आप सर्विसेज को जब यूज कर रहे हो तो उस पर जब आप कर दोगे तो ये उपभोक्ता प्रभार आ जाएगा, यूजर चार्जेस आ जाएगा, ठीक है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गए, आप सिटी में गए तो आपने वहाँ पार्किंग लगाई, तो यानों पर पार्किंग हो गई। जल निकास और मल वहन की व्यवस्था, उस पर भी आपको कर देना पड़ेगा। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उस पर भी कर देना पड़ेगा। और एक शब्द है उसमें, आज क्या मैंने आपके इसके नोट्स तो बनाए थे लेकिन 2-4 सेक्शंस के बनाए थे ना। एक इसमें मेरे मित्र हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न काल अवधियों में यानों की पार्किंग वाला ऋण। उसमें ये लाइन ध्यान रखना, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में, सब पे नहीं, कुछ क्षेत्रों पे लगा देंगे आपके पार्किंग पे, और कुछ समय के लिए जैसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप पार्किंग लगाओगे उस पर कर आपका हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, इतनी सी बात है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखो इसमें, जैसे कि कोई भी आप निर्माण करते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं या उसको ढहाते हैं, हाँ, सार्वजनिक मार्ग पे आप कोई सामग्री या मलबे के ढेर डाल देते हैं, तो उस पर भी आपके कर लगेगा। स्पष्ट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, जैसे ये उपभोक्ता प्रभार है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है नगर पालिका को कि भैया ये कर को रोक दो, या निर्देश दे सकती है कि इसके प्रभार, ये मतलब ये चार्जेस क्या करो, ग्रहण करो, मतलब चार्जेस लगाओ, दोनों काम करने के लिए बोल सकती है। 105 फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति, लेवी फीस एंड फाइन। अभी तक हम टैक्सेस के बारे में देख रहे थे, अब क्या आ गया मेरे मित्र, सॉरी, इससे पहले हमने प्रभार देखा, पहले टैक्स देखा, फिर हमने प्रभार देखा, और अब हम क्या देख रहे हो, फीस एवं फाइन्स। पहला ही सेक्शन में हमने देखा था ना इंटरनल, 3 हमने इंटरनल देखे थे, टैक्सेस देखा था हमने, चार्जेस देखे मतलब प्रभार देखा था, और तीसरा हमने देखा था फीस एंड फाइन जो पेनल्टी था। ये देख लो आप क्या है इसमें 105 में, बहुत सरल है, इसमें समझ जाओ भैया। काम करने के बाद जो फीस देते हैं ना, वही वाली फीस की बात करिए। जैसे कि आपने कोई हाउस की प्लानिंग करी, उसकी मंजूरी के लिए प्रमाण पत्र जारी होगा तो ये फीस लेंगे आपसे। कोई प्लम्बर है, उसके कोई सर्वेक्षण करता है
है व्यावसायिक रूप से उनके प्रवर्ग हैं उनमें काम करने वालों के लिए फीस या लेता है। विज्ञापन में उपयोग करने के लिए जो आपने कोई निजी बाजार, कोई वैधशाला, होटल, अस्पताल, होम क्लिनिक, भंडारगृह इत्यादि आपने कोई तय किए हैं, यदि आप उसको उपयोग करते हो तो उस पर आपको फीस और फीस लिया जाएगा। जुर्माना तो है, यदि आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो फिर जुर्माना भी है। क्लियर है मेरे मित्र। और जैसे कि एक है छकड़ों या गाड़ियाँ, छकड़ी होती है ना अपनी जिसको अपन पीछे की बोलते हैं ढोकड़ी, पशुओं, छकड़ों, गाड़ियों और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आप लेने जाते हैं, 10 रुपये एक शीट के लेते हैं, वो शुल्क लेते हैं। और कोई लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए, तो उस पर आपसे ये शुल्क वगैरह लिया जाता है। इसमें इतनी बात आप ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एक तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये इसमें मेरे मित्र इम्पोर्टेंट है। और भवन से रिलेटेड इसमें हो ही गया। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है मेरे मित्र, प्लम्बर और सर्वेक्षण करता भी हो जाएगा, प्लम्बर एक लिख लेना। हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, छकड़ों और गाड़ियों ये भी देख लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 106 पावर टू डेवलपमेंट चार्जेस, ये कैसे चार्जेस हैं, डेवलपमेंट विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। ये कौन से होते हैं भैया विकास प्रभार, जैसे कि आपने डेवलपमेंट से इसमें रिलेटेड है कि आपने मकान बनाया, हाँ कोई आवासीय मकान बनाया, ये ध्यान रखना, आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आवासीय मकान 14 मीटर हाइट, ये ध्यान रखना। आवासीय मकान यदि आप 14 मीटर से ऊपर बनाते हैं, अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन बनाते हैं, तो आपसे ये प्रभार लिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, आवासीय, ऐसी गैर आवासीय और हैं, क्या गैर आवासीय और हैं, उन पर भी डेवलपमेंट चार्जेस लिया जाता है। और कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास पर जब आप खर्च करते हैं तो भी आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिया जाता है। स्पष्ट है। एक बात का इसमें इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, आवासीय आ गया और गैर आवासीय, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, देखो ये जो डेवलपमेंट चार्जेस है ना, इसके लिए आपको पृथक अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। क्या, पृथक अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। क्लियर है। और ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इनसे आया हुआ जो भी प्रभार है उसको आप अन्य किसी और जगह में उसको उपयोजित या डाइवर्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये पैसा इसी डेवलपमेंट में ही खर्च होगा। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। पृथक अकाउंट होगा और इस अकाउंट को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, इस पैसे को डाइवर्ट नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जामिनर क्या देगा, आवासीय और गैर आवासीय भवनों की ऊंचाई 14 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। या क्वेश्चन क्या देगा, ऑप्शन क्या देगा, गैर आवासीय भवनों की ऊंचाई 14 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती है, मतलब ऊपर होती है तो आपसे प्रभार लिया जाएगा, ऐसा होगा। अब मेरी बात ध्यान रखना, ये क्या है, आवासीय भवन के लिए 14 मीटर है, 14 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन। 13 मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 मीटर से ऊपर है तो है, तो ये क्या कर लेगा, आवासीय जगह गैर आवासीय कर देगा। इतना सा ध्यान रखना। अब कुछ एग्जम्पशंस हैं टैक्सेशन से। 107 क्या छूट मिली हुई है। अब देखो, कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ज़मीन है तो आपको छूट मिली हुई है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना। क्लियर है। और कोई पूजा स्थल है, नगर पालिका से उसको मान्यता मिली हुई है, वहाँ पर भी कोई छूट नहीं है। और जहाँ पर भी करारोपण से छूट कर रहे हो तो स्टेट गजट में, राजपत्र में नोटिफाइड होना चाहिए, एक आदेश निकलना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मतलब लागू हुआ था। और अडॉप्ट कब किया था आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949। तो ये वाली डेट याद रखना, 26 नवंबर तो 26 जनवरी 1950, है ना, तक अगर आप कोई भवन पे या भूमि पर
करारोपण लगा हुआ था, है ना, अगर दे था पहले से, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको भी ये ऐसे भवनों पर करारोपण लगा सकते हो। लेकिन यदि नहीं था तो लगा सकते हो क्या कर? तो नहीं लगा। ठीक है ना। ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की भूमि की बात कर रहा है, ध्यान रखना, सेंटर की। अच्छा पॉइंट बनता है इसमें, एग्जाम में बड़ा अच्छा प्रश्न बना सकता है। इसमें लिख सकता है स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमि भवन जो 26 जनवरी 1950 तक दे तक ये कर दिया करती थी या कर दे था, तो करारोपण लगाया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल केंद्र सरकार की भूमि में, फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन में, केवल केंद्र सरकार की भूमि भवन 26 जनवरी 1950 तक अगर दे था तो आपको टैक्स लगेगा, ये आप ध्यान रखना। 108 कर अधिरोपण के पूर्व की प्रक्रिया। अब इसमें प्रोसीजर बताया है कि भैया जब कर आप इम्पोज कर रहे हो तो उससे पहले का प्रोसेस बताना है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, कहाँ पर होगा ये, एक जो आपकी साधारण बैठक होती है, साधारण बैठक में तय होगा ये। क्लियर है। साधारण बैठक में एक संकल्प पारित होगा, दर की रेट तय होगी, आधार तय होंगे, उसका मूल्यांकन इत्यादि करेंगे हम, मतलब सारी जो बातचीत यहाँ पर करेंगे, और उसको फिर संकल्प पारित कर देंगे। और एक अपना फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट के साथ उसको प्रकाशित करेंगे कि हमने ये टैक्स के बारे में बातचीत करी है और ये टैक्स हमने लगाने के लिए सोचा है। अभी केवल प्रथम अनुसूची में ये नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। तो पहला इसमें बनता है क्वेश्चन सामान्य बैठक का, दूसरा बनता है प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। क्या? फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपको ये नोटिस निकालना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जो ड्राफ्ट बता रखा है कि कैसे आपको लिख के ये निकालना है, फर्स्ट अनुसूची में प्रारूप के अनुसार आपको ये नोटिस निकालना पड़ेगा। क्लियर है। और ये नोटिस क्या करेंगे, आप निवासियों को बताएंगे कि साहब ये टैक्स हम लगाना चाह रहे हैं, किसी को वे आपत्ति बता दो, और वो आपत्ति के लिए समय बिल्कुल सही आपने कहा 1 माह के भीतर लिखित आपत्तियां भेज सकता है। क्लियर। और उसके बाद नगर पालिका की जो प्राधिकृत समिति है उसके पास पुनः ये रिपोर्ट चल जाएगी, फिर पुनः ये विशेष संकल्प द्वारा पास हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लास्ट में यह संकल्प विशेष, ध्यान रखना, विशेष संकल्प द्वारा, ये क्या आएगा, विशेष संकल्प द्वारा पास हो जाएगा। ठीक है। और कोई आपत्ति है आ तो गई लेकिन काम की नहीं, छोड़ देंगे। विशेष संकल्प द्वारा जो भी तारीख इसमें देंगे पास करके ये टैक्स आपका लग जाएगा। कर का अधिरोपण आदि, इंपोजिशन ऑफ टैक्स। देखो कर का इंपोजिशन बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कब हो जाएगा, नियत तारीख, जो भी तारीख तय करेंगे नियत तारीख से राजपत्र में आप क्या कर देंगे, अधिसूचित कर देंगे, टैक्स लग जाएगा। और टैक्स आपको मालूम है कैसे लगता है, एनुअल बेसिस पे लगता है, वार्षिक रूप से लगता है, वार्षिक रूप से उद्ग्रहणीय। और आपको मालूम है कैसे लगता है, ये आपके क्वार्टरली लगता है। कब से स्टार्ट होएगा ये, अप्रैल से होगा, बिल्कुल सही। अप्रैल के बाद 3 महीने जोड़ते जाओ, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, इनकी प्रथम तारीख से। अच्छा, अगर ये जैसे पास हुआ, आपको मालूम ही है कि 31 मई को हुआ, तो कब से लगना चालू होगा, जो भी नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसकी पहली तारीख से लगेगा, बिल्कुल सही, जुलाई से लग जाएगा, 1 जुलाई से फिर ये टैक्स लग जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टैक्स है इसे वार्षिक लिखाना, मैंने वैसे तो वार्षिक लगता है ना, लेकिन कोई कर है किसी विशेष भाग पर भी लग सकता है, और केवल कुछ काल अवधि के लिए भी मंजूर किया जा सकता है, और जैसे ही वो काल अवधि पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात ये टैक्स समाप्त हो जाएगा। 110 क्या कहता है, चेंजेस करना, ऑल्ट्रेशन करना कोई टैक्सेस में, तो उसकी प्रक्रिया वही रहेगी सेम जो 108 सेक्शन में हमने पढ़ी थी। हाँ, 108 और 109 में जो विहित प्रक्रिया है उसी के अनुसार आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। 111 करों को सस्पेंड, प्रोहिबिट और रेमेडी करने की सरकार की शक्ति। ध्यान रखो, ये तीनों काम राज्य सरकार को यदि कोई शिकायत मिलती है तो या उनको लगता है जनता के लिए वो एडवर्सरी इफेक्ट लेके आ रही है, तो उसको चेंज कर सकती है। 112 कर को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति।
इससे पहले किसकी शक्तियों की बात करी थी? कर को स्थगित, प्रतिषेध और सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब मेरे मित्र ध्यान रखना, एग्जामिनर देगा ये क्वेश्चन और राज्य सरकार की जगह किसको चेंज कर देगा? नगर पालिका को। क्लियर है? और उसमें क्या डालेगा? स्थगित या समाप्त करने की। तो यदि स्थगित और समाप्त, सस्पेंड और अबोलिश आ जाता है तो कौन सा हो जाएगा मेरे मित्र? ये वाला हो जाएगा। और यदि आपके पास आता है स्थगित, प्रतिषिध और सुधार, यदि सुधार आपको दिखता है तो ध्यान रखना वो केंद्र सरकार की बात कर रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना। यदि वो लिखता है कर को स्थगित करने, प्रतिषिध करने और उसमें सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति, तो 112 मत करके आ जाना। वो क्या होगा? 111 होगा। ठीक है? या वो लाइन गलत होगी, इसको ध्यान रखना। आप समझ गए ना? सस्पेंड, प्रोहिबिट, रेमेडी, तो ज्यादा मसाला डाल रखा है वो है 111। और 112 में केवल दो बात बता रखी है, सस्पेंड और अबॉलिश करने की शक्ति किसको है? नगर पालिका को है। यहाँ पे वो राज्य सरकार कर देगा। और बताओ कौन सा कथन सत्य है? 112, 111, 12 साथ याद कर लेना। 113 कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। जो असेस करते हैं भैया कर को कौन डिसाइड करेगा और फिर उनको असेसमेंट कौन करेगा, वो असेस ही होता है। इसके बारे में चर्चा करनी है। सरल सी बात है, ये जो कर निर्धारक है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। ये फिर कर का निर्धारण करेगा ऐसी रीति से जैसा आपने नियम बनाया है। 114 कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। देखो क्या है, बेसिकली ये जो जानकारी देने का जो बाध्यता होती है वो मेरी भाई जिसके ऊपर होती है, जो इसका अधिभोग कर रहा है या जो स्वामी है भूमि भवन का। क्लियर है? वो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो ये यूज में ले रहे हैं कोई भवन या भूमि या इन दोनों का कोई स्वामी या इनका जो अधिभोग कर रहा है, तो कर निर्धारण की अध्यपेक्षा पर हम ये करते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलर काल अवधि है उसका ये विवरण देंगे। समझ गए? जो भी आवश्यक जानकारी आपको देनी है। अगर आप विफल होते हैं देने पर, तो जो कर निर्धारक है विफल रहने पर क्या परिणाम होगा ये ध्यान रख लो। जो कर निर्धारक है, जो कर निर्धारक है वो क्या करेगा? जांच करेगा। जांच करने के बाद उसमें एक लाइन दे रखी है अपने विवेक बुद्धि के अनुसार, और उसमें भी एक शब्द जोड़ रखा है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार जो संदेह करे उसका क्या करेगा मेरे मित्र? निर्धारण करेगा। 115 संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। ये भी बड़ा सरल सा है। आपका कोई भवन है, उसमें आपने कोई चेंजेस किए या निर्माण किया तो उसकी सूचना आपको देनी है। कब से देनी है? भवन का जिस दिन से आपने अधिभोग किया, ठीक है, या वो पूरा बन के तैयार हो गया। क्लियर है? उस तारीख से आपको देनी है। और उसमें समय भी तय कर रखा है कि आपको 1 माह मिलता है सूचना देने के लिए, या 1 माह के अंदर अंदर आपको नगर पालिका को सूचना देनी है। इतनी सी बात आप ध्यान रखना। अगर आप सूचना नहीं दे पाते तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 500 रुपये मेरे मित्र जुर्माना लग जाएगा। ठीक है? अब उसमें लिखा है 500 रुपये से अधिक नहीं, अनधिक। 100 भी लग सकता है, 200 भी लग सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? और आप भवन का परिवर्धन करते हैं, हाँ जी, हाँ भाई, बस इसमें एक चीज और जोड़ लो, 500 रुपये से अनधिक, ये ध्यान रखना इसको। अब ये देखना, अब उसमें क्या करते हैं ये नगर पालिका वाले, आपको बिल्कुल आपने सही सोच रहे हो, 3 माह की काल अवधि के लिए जितना आपको संदेह करता पेमेंट करना था उसका 10 गुना करते हैं। 3 माह की कालावधि में जो संदेह कर है उसका क्या करेंगे? 10 टाइम्स करेंगे। और देखेंगे कि ये 10 टाइम्स करने पर यदि वो 500 रुपये से ज़्यादा है तो वो इतना भी नहीं ले सकते। 10 टाइम्स करने पर 500 रुपये, या ये जो आपने फार्मूला लगाया 3 माह की काल अवधि का 10 गुना करने पर जो भी ज़्यादा होगा वो शास्ति ले लेंगे। ये आप ध्यान रखना। इन दोनों में से जो भी अधिक, ये इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र।
116 भवनों या भूमियों पर करों के संदाय, संदाय तो आपको मालूम है पेमेंट के लिए मूलतः दायी व्यक्ति द्वारा हक के समस्त ट्रांसफरों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना। ये भी मूल रूप से मेरे मित्र सूचना देने से संबंधित ही है। या आपने अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफर कर दी तो नगर पालिका को सूचना देना है। जिसके नाम से संपत्ति की मृत्यु हो गई तो आपको नगर पालिका को सूचना देनी है। मतलब जो आपके हक का ट्रांसफर करना पड़ेगा। बाप मर गया तो बेटा जो है वो जाएगा, बोलेगा साहब मेरा नाम चढ़ा दो अब। क्लियर है? बस इतनी सी बात है इसमें। 117 सूचना का प्रारूप। क्या है सूचना का प्रारूप? ये प्रारूप हमें सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में बता रखा है। ठीक है ना? और इसके साथ साथ एक थर्ड शेड्यूल भी जोड़ रखा है। बस सूचना प्रारूप सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग या थर्ड शेड्यूल, इसमें लिखा है सेकंड शेड्यूल यथास्थिति थर्ड शेड्यूल। इसके अनुसार सूचना के प्रारूप में आपको सूचना देनी है ट्रांसफर कराने वाली। 118 अंतरीति, ये ट्रांसफर ही हो गया। जैसे कि अंतरीति मतलब जिसको अंतरण किया, जैसे कि मैंने मेरी संपत्ति मेरे बच्चे को करी तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ही हो जाएगा। बस इतनी सी इसमें बात बोली है कि ये जो सूचना है, हाँ, इसके लिए मूलतः दायी व्यक्ति कौन होगा? जिसके स्थान पर अंतरीति के नाम प्रतिस्थापित कर दिया गया है, उसको सूचना देनी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। इसी में लिखा हुआ है अंतरीति के नाम का नगर पालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापित किया जाना। क्लियर है? 119 अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना। देखो क्या है कि आपने ट्रांसफर कर दी जमीन, आपको मालूम ही है। ट्रांसफर करने के बाद भी आप अपना नाम करा लिया, पर आपने सूचना नहीं दी नगर पालिका को, लेकिन आपको सूचना देनी थी, नहीं पता चली, तो जो मूलतः दायी व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? कर का संदाय करना पड़ेगा। स्पष्ट कर लेना। कहने का तात्पर्य है कि भैया उनके कागजों में चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कई भाई होते हैं ना, बड़े भाई ने छोटे भाई को दे दिया, अब उस पर कर निकला है तो छोटा भाई नहीं देगा, वो बड़ा भाई जब तक देगा। क्लियर है? रजिस्टर में या तो अपना जो आपने ट्रांसफर किया है, अंतरण किया है, वो अभिलेखित करवा दें या नगर पालिका को सूचना दे दें। स्पष्ट है मेरी बात? अब इसमें ना एक बात लास्ट में लिखी हुई है कि ये जो धारा है ना, इस धारा में कही गई कोई भी बात उक्त कर के लिए अंतरीति के दायित्व को कम नहीं करती। ये ध्यान रखना, अंतरीति के दायित्व को कम नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि कल को जिसको ट्रांसफर किया है वो व्यक्ति बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर दे, कम नहीं करती। वो फिर डिपेंड करता है नगर पालिका के अधिकारी, मतलब आप पर। चेक कर लेना, वो भी आगे आएगा। 120 कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है? प्राइमरीली किसके ऊपर लगेगा? ये वाली बात है। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। मतलब इसमें तो आप एक बात ध्यान रख लेना, जो आपका एक्चुअल ऑक्यूपायर है, वास्तविक अधिभोगी, क्या शब्द दे रखा है? वास्तविक अधिभोगी। वास्तविक अधिभोगियों में ध्यान रखना मेरे मित्र, भूमि या भवन का स्वामी से आशय है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपने पट्टे पे दे दिया, लीज पर दे दिया, तो जो पट्टा करता है उसको देना है। और यदि उस पट्टे करते ने अगले किसी को दे दिया पट्टे पर, तो उप पट्टेकर्ता को नहीं देना, देना किसी को है जो मेन पट्टा दाती है, वरिष्ठ पट्टा करता है। कौन सा शब्द है? वरिष्ठ पट्टा करता को ही देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है? और यदि पट्टे पे नहीं दिया है तो जिसको ये अधिकार था पट्टे पर देने का, वो व्यक्ति क्या करेगा? कर देगा। अच्छा, जो मूलतः दायी व्यक्ति है, जो मूलतः दायी व्यक्ति यदि विफल हो जाता है, इस प्रकार का कर की वसूली उससे विफल हो जाते हैं, तो नगर पालिका क्या करेगी? तो देखेगी भैया उस पर अधिभोग कौन कर रहा है। सपोज करो 10 दुकानें थी, उनसे आपको टैक्स लेना था। अब 10 दुकानों में से 2 दुकान पर यदि कोई अधिभोगी है तो उसके अनुपात में उन 2 से उतना तो टैक्स ले लिया जाएगा, वो भाग वसूल कर लिया जाएगा, आनुपातिक भाग वसूल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अधिभोगी से आनुपातिक
भाग, आनुपातिक भाग वसूल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्पष्ट है मेरे मित्र? चलो, ये भी सरल है, आपको मालूम ही है। यदि नगर निगम है तो आयुक्त को, और बाकी दोनों नगर परिषद नगर पालिका बोर्ड किसको करेंगे? क्षेत्रीय निदेशक। किसका? लोकल बॉडी, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी। इतनी सी बात है। 122 परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप, निक्षेप मतलब जमा से तात्पर्य है। और इसमें कहने का मतलब ये है भैया, पूर्व निक्षेप से ये है कि आपने कोई दावा किया तो उसकी अपील तभी आप सुनेंगे भैया जब आप उसमें कुछ पर्टिकुलर एक रकम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। कैसे क्या है मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा। आपको एक समय देगा, समय मिलेगा, ठीक है। आपको जो भी अपील करनी है उसके लिए आपको कितने दिन मिलेंगे? 30 डेज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 डेज। आपको जो कागज मिला है कर का, नगर पालिका बोलती है पहले भैया इसका 25% हमें क्या कर दो, जमा कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो अपील है इसको हैंडल करेंगे। 123 खर्चे। क्या है? खर्चे। कुल मिला के बात है कि जैसे आपने अपील करी, पेपर में आपके कोई आता है डिसीजन, तो आपको 30 दिन के अंदर नगर पालिका को, 30 डेज के अंदर नगर पालिका को आपको क्या पैसा देना पड़ेगा। और कहाँ से देंगे? नगर पालिका निधि से देंगे। स्पष्ट है? और अपील का जो विनिश्चय होगा वो किसके विवेकाधीन होता है? अधिकारी के विवेकाधीन होता है। अब देखो, समझाने का समय तो है नहीं ना, अपन तो केवल मेन कीवर्ड पकड़ के चलेंगे। बस ये कीवर्ड मत भूलना, इन कीवर्ड से टच रहना आप। बस ये जो अपने सेशन है, इन सेशन को फास्ट फॉरवर्ड आप देखते जाना। बस 3-4 बार देख लो मेरे मित्र। अब पीएचडी करने की कोशिश मत करना, इतना समय नहीं है। थोड़ा सा प्रभु पे छोड़ के जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं इसको बस कई बार देख लो और क्वेश्चंस निकाल लो। बस इससे ज़्यादा और कुछ मत करना। थोड़ा सा अपना लॉजिकल रीजनिंग काम में लेना। 124 कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, मतलब उसको रोक है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। कहने का मतलब ये, जो भी अपील प्राधिकारी का आदेश होगा वो क्या होगा मेरे मित्र? अंतिम होगा, उस पर प्रश्न नहीं लगेगा। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो भी अधिकारी है, आपको ध्यान ही है, जिसको आपने आवेदन किया था अपील का, है ना, तो आपको लगता है कि नहीं साहब एक बार इसको दोबारा से रिव्यू करो, तो उसका पुनर्विलोकन हो सकता है। और पुनर्विलोकन कब से होगा? मूल आदेश जब आया है, मूल आदेश के 3 माह का समय। ये मूल आदेश पकड़ के चलना। मूल आदेश की तारीख से 3 माह के भीतर कोई आदेश पारित करके पुनर्विलोकन करना विधिपूर्ण होगा। 125 सेविंग्स व्यावृत्तियां। देखो सेविंग शब्द है ना, ये वो बैंक में सेविंग से संबंधित नहीं है। ये सेविंग कौन सा है? बचाव से संबंधित है। क्या बचाव से संबंधित है? कि आपने कोई भी कर निर्धारण, उसकी सूची बनाई, कोई भी नोटिस दिया, कोई भी बिल दिया, हाँ, उस बिल में कोई मानवीय भूल हो गया, जैसे कि मेरा नाम विकास था तो आपने विकास की जगह स की जगह श कर दिया, इस स की जगह श सलगम लिख दिया, शर्मा की जगह शर्मा हो गया, हाँ, तो क्या ये माना जाएगा क्या कि ये अब कर आप देने की लायबल नहीं है? नहीं, बोल ये कहते हैं कि इसमें सेविंग है कि गलती से माफ़ी से बात की जाती है कि लेखन संबंधी या कोई अन्य त्रुटि हो गई तो ये जो कर का नोटिस है ये अविधिमान्य नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ये बता रखी है कि देखो भैया, आपसे जो कर का उद्ग्रहण कर रहे हैं तो आप कल को ये नहीं कह सकते कि साहब नगर पालिका ने देखो हमसे टैक्स लिया था। इस बेसिस पे आप उस कागज के बेसिस पर उस संपत्ति पर टाइटल घोषित नहीं कर सकते, मतलब मालिकाना हक नहीं बता सकते। देखो मैंने नगर पालिका को ये टैक्स दिया था तो ये संपत्ति मेरी है। आपने देखा होगा कि यूपी में वहाँ पे जो कुछ मॉडर्न्स थे उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर रखा था। उस कब्जे करने में वो बार बार ये कहते थे देखो साहब हमने नगर पालिका को टैक्स दे रखा है, नगर पालिका को टैक्स दे रखा है। तो सरकार ने, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने सारे तुड़वा दिए थे वो, और तोड़वा दिए थे उसको। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस उनका मेन जो उसमें केस में कहना यही था कि सर नगर पालिका हमसे देखो टैक्स लेती थी या रहने का जो भी जिस भी प्रकार का, तो संपत्ति हमारी है। तो वो वर्डिक्ट माना नहीं गया था। सेम ऐसे ही अपने राजस्थान में भी कर का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं माना जाता। ये बात आप ध्यान रखना। सेविंग्स व्यावृत्तियां। 126
दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, मतलब देने के संबंध में है ये। बेसिकली क्या है कि ये मेरा दायित्व है कि मैं अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही सही दूं। ये 126 में ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि या तो आप सीएम हो जब आप अधिकारी बन जाएंगे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो गया, या जो कर निर्धारक है, या ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसको आपने ये सूचना मांगने के लिए तय किया है, वो ऐसी सूचना मांग सकता है क्या, कि आपका नाम जो है, निर्धारित रकम जो है, कौन दायी है, या आ, आ, कौन नहीं है, इस प्रकार की सूचना मांग सकता है। क्लियर है? इस प्रकार की सूचना यदि आप गलत देते हैं या नहीं देते हैं तो आप पे जुर्माना लगता है। कितना? 1,000 रुपये तक का। कितना मेरे मित्र? 1,000 रुपये तक का। ये के मतलब 1000 है ना, 1000, 1K। करों को वसूल करने का कर्तव्य वैसे तो सरकार का ही होता है, मुख्य नगर पालिका। कौन? सीएमओ या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी। कर का बिल 128, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको जो कर लेना है उसका बिल देंगे कि साहब इतना इतना प्रतिशत इस एरिया का ये हम कर ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बिल देना। 129 बिल की अंतर वस्तु। कंटेंट क्या होनी चाहिए? कंटेंट क्या होगी? जब आप सामान खरीदते हो तो जो सामान में आता है, साहब इतना किलो सामान लिया, इतना ग्राम लिया, इतने इतने पर किलो का रेट था, 300 ग्राम आपने लिया तो ये रेट था। इसी प्रकार से बिल का कंटेंट होता है कि कितनी काल अवधि का है, कौन सी संपत्ति पर है, क्या परिस्थिति है, वस्तु क्या है, इतनी सी बात है। क्लियर? उसमें यह भी लिखा रहता है कंटेंट में कि संदाय के व्यतिक्रम में उपगत होने वाले दायित्व तथा वह अवधि जिसके भीतर अपील करी जाएगी, यह सूचना भी इसके अंदर लिखी रहती है। मतलब कि आपको जो पेमेंट करना है उसमें यदि आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो ये किसका दायित्व रहेगा, क्या अवधि है जिसमें आपको टैक्स देना है, और उसके भीतर आपको अपील भी कर सकते हैं। यदि आप टैक्स जमा करते हैं, आपको लगता है ज़्यादा है, तो आप अपील भी कर सकते हैं। ये सारी सूचना बिल की कंटेंट में आएगी। मांग का नोटिस, नोटिस और डिमांड, ये ध्यान रखना, डिमांड किसको मिलता है? अधिकारी को मिलता है ना। मांग का नोटिस मतलब निकालता है, मांग डिमांड नोटिस निकालता है अधिकारी, और ये कहता है कि साहब हमने आपको जो बिल दिया था आपने पैसा नहीं दिया, 15 दिन के भीतर भीतर आपको ये नोटिस निकालना है, 15 डे के भीतर भीतर। क्लियर है? मांग का नोटिस मतलब आपको जब बिल प्राप्त हुआ है उसके 15 दिवस के भीतर भीतर कोई व्यक्ति नगर पालिका कार्यालय या उससे रिलेटेड कोई भी ऑथराइज व्यक्ति है, उसको अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो नगर पालिका का एक 4th शेड्यूल है, चौथा शेड्यूल। कौन सा? 4th शेड्यूल। इस 4th शेड्यूल में जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग वो उसको नोटिस दे सकता है। उसको बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। क्लियर है? 15 दिवस के भीतर भीतर बिल प्राप्त होने के, पैसा जमा नहीं कराता है 15 दिन के अंदर। 130 एक बार देख लें मेरे मित्र, सारा फटाफट देख लेते हैं। सेक्शन सेक्शन ऊपर से देख लेते हैं, इंटरनल टैक्स से, फिर आगे बढ़ेंगे धुआंधार। हाँ, अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व 1 से 140। 101 में हमने इंटरनल टैक्स देखा, टैक्स प्रवाह, फीस और पेनल्टी। उसके बाद हमने ऑब्लिगेटरी टैक्सेस देखा। उसके बाद हमने देखा मेरे मित्र आपके अदर कर, अन्य कर। ये विज्ञापन होर्डिंग वाला ध्यान रखना, तीर्थ यात्री वाला ध्यान रखना, स्टाम्प शुल्क 10% वाला विषय ध्यान रखना, 10% से अधिक नहीं हो सकता है स्टाम्प शुल्क। 104 हो गया आपका यूज़र चार्जेस पे आपको पैसा देना है, फीस और फाइन्स पे देना है। ये जो आपने अपने कुछ देखे थे विषय जिन पर आपको फीस और फाइन्स लगाई जा सकती हैं। डेवलपमेंट चार्जेस में अपन ने 14 मीटर वाला आवासीय देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना। और ये जो डेवलपमेंट चार्जेस के लिए आपको पृथक से अकाउंट बनाना है, ये पैसा और कहीं डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। करार ओपन से हमने छूट देखी 26 जनवरी 1950 से पहले। और ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार वाली बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग है? केंद्र सरकार वाली बिल्डिंग है, वो कर दिया जा रहा था, तो उसके बाद भी हम उस पर कर लेंगे। 108 कर अधिरोपण के पूर्व की क्या प्रक्रिया है? ये बैठक और 1 माह के अंदर अंतर विषय संकल्प हमको ये पास करना है। प्रारूप प्रथम अनुसूची के अनुसार कर का अधिरोपण, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स,
कैसे निकलेगा? राजपत्र में जब तक नहीं आएगा अधिसूचित नहीं होगा, आप टैक्स नहीं ले सकते। करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया सेम वैसी थी मेरे मित्र। कर को स्थगित करने, ये सस्पेंड, प्रोहिबिट और रेमेडी ये राज्य सरकार करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? सस्पेंड और अबॉलिश करेगी, ध्यान रखना। कर का निर्धारक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। विफल रहता है कौन? कर निर्धारक, तो उसके बारे में बात पर परिणाम की बात कर रखी है। संशोधनों के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता, ठीक है, 1 माह का टाइम है। सूचना देने में विफल रहते हैं, गलत देते हैं, तो 500 रुपये से अनधिक और 3 माह की काल अवधि का जो पेमेंट जितना करना था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी अधिक होगा वो आपको फिर जुर्माना मतलब फाइन देना पड़ेगा। 116 सूचना देने से संबंधित पेमेंट की सूचना का प्रारूप, सेकंड शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल, अंतरीति के नाम पर मतलब नाम ट्रांसफर कराने से रिलेटेड है। 119 दायित्व किसका बना रहेगा? हमने देखा था पट्टा उपट्टाकर्ता, और कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय? प्राइमरी, वास्तविक अधिभोगी, भूमि या भवन का स्वामी अधिभोगी से अनुपातिक रूप से लिया जाएगा अगर नहीं मिलता है कर जिसको देना था। 121 का अपील किससे करेंगे? नगर निगम के आयुक्त को, क्षेत्रीय निदेशक, बोर्ड और परिषद, डिप्टी डायरेक्टर है मेरे मित्र, सॉरी डीडीआर, उप निदेशक, क्षेत्रीय उप निदेशक है ना, तो ठीक कर लेना ना, क्षेत्रीय उप निदेशक है, क्षेत्रीय उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है, सॉरी है ना, डिप्टी डायरेक्टर, ये ध्यान कर लेना। उप निदेशक है। 22 परिसीमा और दावाकृत राशि का निक्षेप 30 डेज और 25% हम पहले लेंगे। खर्चे 30 दिन के अंतर्गत। सिविल और दांडिक न्यायालय अधिकारिता का वर्जन, मूल आदेश 3 माह में अपील। सेविंग्स के बारे में चर्चा कर ली, देने के संबंध में दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा, दायित्व नहीं प्रकट करते हो तो 1000 रुपये। वसूल करने का कर्तव्य सीएमओ या सीएमओ के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। कर के बिल का प्रस्तुतिकरण किया जाना, कर की बिल की अंतर वस्तु 129, डिमांड नोटिस और डिमांड आ गया 4 शेड्यूल के अनुसार होगा, बिल प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भीतर आपको देना है सूचना। किन मामलों में वारंट जारी नहीं किया जा सकेगा? 131 मांग का नोटिस अपन ने देख ही लिया है ना। 131 का योगी जी खूब काम में लेते हैं, किन मामलों में वारंट जारी करना। ये वारंट जो जारी होता है भैया अधिकारी के नाम होता है, अधिकारी को ताकत मिल जाती है वसूली करने की, कुर्की करने की। इसमें देखो नोटिस आपने दिया, 15 दिन के भीतर भीतर आपको पैसा जमा कराना है, नहीं कराते हैं तो ना करें तो आपको मालूम ही है, या तो आप कोई अपना उचित कारण बता दो, और कोई उचित कारण भी नहीं बताते, साहब हमारे घर में मौत हो गई या कोई और दिक्कत आ रही है एक बार बता दो, नहीं भी बताते हैं तो फिर क्या होगा? 121 के उपबंध के अनुसार आप अपील करेंगे। मतलब इस ये जो डिमांड है ना ही, अगर आप 15 दिन में कोई उचित कारण नहीं बताते हैं या आप जब पैसा जमा नहीं कराते हैं तो इस मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबंधों के अनुसार आप अपील भी नहीं करते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? फिर ये कार्रवाई चालू कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे मित्र कुर्की और आप उसको विक्रय कर लेंगे, कुर्की और विक्रय करके अपने जो पैसा है उसको उद्ग्रहित कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की संपत्ति होती है, जंगम और स्थावर। जंगम मतलब चल, मूवेबल प्रॉपर्टी, कुर्की कर सकते हैं। अब उसमें जो वारंट होगा वो वारंट का जो प्रारूप होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। जंगम 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर है। और स्थावर संपत्ति की कुर्की के मामले में सेम ऐसे ही एक वारंट जारी करेगी, और कोई भी जो वारंट है जैसे इसको यूं समझो आप, 3 वर्ष की काल अवधि की समाप्ति के पश्चात ये आप जारी नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि या तो आपने कर दिया, भूल गए, पहले क्या होता था यूपी का, मुझे इसलिए ध्यान आता है कि यूपी में ये सारी विषय खूब चले ना, नगर पालिका वाले।
तो ये बड़े बड़े डॉन थे, अतीक अहमद, मुख्तार और अंसारी वगैरह, कब्जा कर लेते थे। जिस प्रकार का कोई वारंट आता नहीं था, वारंट नहीं आता था, तो फिर इसको वो कानूनी पचड़ों में फंसा लेते थे कि 3 साल तक आपके लिए वारंट ही नहीं निकलता था कुर्की का। क्लियर है? तो कहते थे कि ऐसा वारंट आप 3 साल तक यदि नहीं निकालते तो फिर दोबारा नहीं निकाल सकते। इसकी अवधि है आपकी 3 वर्ष। 3 वर्ष तक नहीं करते हो तो फिर वारंट नहीं निकाल सकते। तो क्या 3 वर्ष के पश्चात क्या करेंगे? नगर पालिका उसके बाद फिर भू राजस्व के अकॉर्डिंग, भू राजस्व के नियमों के अकॉर्डिंग अपने बकायों की वसूली करेगी। मतलब और मामला टीडीएस हो जाता है, ये ध्यान रखो। स्पष्ट है? एक बात का ध्यान रखना, ये जो वारंट है, इस वारंट पर हस्ताक्षर कौन करेगा? सीएमओ। 3 साल तक नहीं निकालते हो तो फिर भू राजस्व के अनुसार, फिर नियमों के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, करंट सा कैसे मार रहा है भाई? 3 वर्ष के बाद, यदि 3 वर्ष के अंदर अंदर वारंट नहीं आता है तो फिर उसके पश्चात भू राजस्व के बकाया की भांति आपको वसूल करना पड़ेगा। ठीक है ना? और फिर उसके लिए आपको वहाँ के जो पर्टिकुलर जो भी ऑफिसर्स अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना पड़ेगा, फिर वो करेंगे। और उसमें क्या मुख्य बात है, ये जो वारंट जैसे सीएमओ है, ये आपको पता ही है, यदि संपत्ति उसी नगर पालिका क्षेत्र में है तो सीएमओ को होगा। यदि दूसरी किसी नगर पालिका में है उसकी संपत्ति, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? कुर्क और विक्रय कर सकते हो। उसके लिए आपको वहाँ के सीएमओ को सूचना करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे नगर पालिका नहीं है तो वहाँ के तहसीलदार को आपको ही सूचना करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब क्या होगा, जो अधिकारी या तहसीलदार है उसमें जैसे ये सपोज करो सीएमओ है, इसको जो वारंट मिला, ये क्या करेगा, फिर वहाँ के सीएमओ या तहसीलदार को एक जो वारंट है वो उनके नाम से उसको प्रष्टांकित करके पेजिनेशन करके भेजेगा, या वहाँ के किसी अधीनस्थ अधिकारी को पेजिनेशन करके भेजेगा। 32, वारंट की एग्जीक्यूटिंग करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। वारंट को तो आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, कुर्की करनी है, तो इसमें टाइम दे रखा है भैया, सुबह से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त। कीवर्ड इसमें ध्यान रखना, सूर्योदय से सूर्यास्त। सूर्योदय से सूर्यास्त, ये ध्यान रखना। और देखो क्या है, लॉक वॉक लगा के चले गए तो क्या करना है, आप तोड़ सकते हो। क्या तोड़ सकते हो? खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर घुस सकते हो, सामान की कुर्की कर सकते हो इसमें। क्लियर है? बस इसमें ध्यान देने वाली बात है, कोई महिला है तो वो, कोई महिला है तो भैया महिला में आपको महिला पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, और उस महिला को बाहर निकालने के लिए नोटिस देना पड़ेगा 3 घंटे का, कि बहन जी 3 घंटे का समय दे रहे हैं, बाहर निकल जाओ। हटने का उनको अवसर देना पड़ेगा, इतनी सी बात ध्यान रखना। महिला 3 घंटे का उनको अवसर देना पड़ेगा। 32, मैनर क्या है, किस रीति से आप वारंट को निष्पादित कराएंगे। अब देखो, ये 32 और 33 में बड़ा बारीक सा फर्क है ना। 32 और 33 में तो हम 32 में तो हमने बता दिया कि भैया किस प्रकार से आप उसका बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। बलपूर्वक प्रवेश की बात आ जाएगी तो 132 है। और यदि उसकी अपनी बात आ गई निष्पादित करने की, तो फिर अपन कौन सा करेंगे, सेक्शन 133। ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन इसमें बता रखा है, पर समझने वाली बात है। क्लियर है? इसमें क्या रखा है कि कुछ संपत्ति जिनकी आप कुर्की नहीं करेंगे, किन की नहीं करेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना। हाँ, अब जिनकी कुर्की करने वाले पहनने के लिए कुछ कपड़े तो दोगे नहीं दोगे। कपड़े हो गए, सोने का उनका बिस्तर है, मतलब जो व्यक्ति डिफॉल्टर है उसकी पत्नी और बच्चे हैं तो उसको पहनने के लिए कपड़े बिस्तर हो गए, खाने के लिए बर्तन हो गए, कोई शिल्पकार है तो उसके औजार हो गए, कोई किसान है तो उसके खेती के उपकरण हो गए, उसके पशु हो गए, जो उसके जीवोपार्जन के लिए आवश्यक है, उनकी कुर्की नहीं कर सकते। ठीक है? फिर इसमें दो बता रखे हैं, जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति। जंगम संपत्ति पे बेटा एक वो कीवर्ड है, वो ध्यान रखना बस। वैसे बता दूं, जंगम संपत्ति में आप कुर्की करते हैं तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, निकटतम अनुपात।
जंगम संपत्ति के निकटतम अनुपात में यदि उसकी जो कुर्की करोगे आप, ये कौन तय करेगा? ये आप जो अधिकारी वहां पर जाएगा वो तय करेगा। उसके लगता है निकटतम अनुपात में नहीं है तो उसको वापस भी कर सकता है। अच्छा, ये भी जो कुर्की करेंगे अधिकारी, उसकी क्या बनाएंगे? एक लिस्ट बनाएंगे, और जो पूर्व कब्जाधारी है उसको, व्यक्ति को पकड़ा देंगे। और ये जो लिस्ट बनाएंगे, ये लिस्ट 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। क्या होगी मेरे मित्र? 6th शेड्यूल के प्रारूप के अकॉर्डिंग बना के आप देंगे। स्थावर संपत्ति के मामले में इसमें बता रखा है कि भैया यदि आप कुर्की करने जाते हैं तो जो डिफॉल्टर है वो इसका संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस पर कोई चार्जेज या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता। उसके लिए फिर एक बोर्ड भी लगा दिया जाता है। इतनी सी बात इसमें और ध्यान रखना। इसमें मेरे में तो 3-4 बातें और इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। ढोल बजा के सूचना करेंगे या अन्य कोई भी परंपरागत तरीका है उसके अनुसार ढोल वोल बजा के या अन्य मुनादी करके ये इस प्रकार का आप कार्य करेंगे। इतनी सी बात है। एक बात का और ध्यान रखना कि एक बार कुर्की के पश्चात कुर्की कर ली तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बिना, अनुज्ञा के बिना कुर्क संपत्ति का अंतरण और कोई प्रभार पूर्णतः क्या होगा? शून्य होगा। बिना उसके आप फिर ये नहीं लगा सकते। एक बार हो गई तो उस समय तक अब फिर टैक्स लेना उससे रुक जाएगा। हाँ भैया अब यहाँ तक रुक जाओ, टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। 134 विशेष मामले में कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई आपने ऐसी संपत्ति कुर्क करी जंगम जो जल्दी खराब हो जाएगी, बहुत महंगी है, तो भैया सीएमओ साहब क्या है, ऐसे संपत्ति को विक्रय करने का आदेश दे सकते हैं कि भैया कि इसको रखने का खर्चा हमारे ज़्यादा आ जाएगा और ख़राब हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतनी सी बात आप ध्यान रखना। और आपने सपोज करो इसकी कुर्की करी, कुर्की में आपको 100 रुपये चाहिए थे, कुर्की में मिल गए आपको 110 रुपये, फिर 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले हम इसको वापस लौटा देंगे। उसके लिए हम नोटिस देंगे, ठीक है। और वो नोटिस के 1 वर्ष के भीतर आके उसको पैसा लेना पड़ेगा। क्या 1 वर्ष के भीतर राशि का दावा करता है तो वो राशि उसको लौटा दी जाएगी, अन्यथा ये संपत्ति नगर पालिका की हो जाएगी। इतनी सी बात ध्यान रखना। 135 नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। अभी आपके साथ मैंने चर्चा करी थी वारंट वाली, तो वही वाली बात है। क्या? वारंट वाली ही बात है। क्या बात है मेरे मित्र कि भैया जहाँ भी आपको कुर्की करनी है तो जो सीएमओ साहब है, जहाँ जिसके लिए वो चाहते हैं कि सपोज करो जिनको पैसा वापस लेना है, कुर्की करनी है, और उसकी संपत्ति दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में है या गांव में है, तो वो प्रस्तांकन करके वो जो वारंट है वो सीएमओ के नाम या तहसीलदार के नाम भेज देंगे। इतनी सी बात है। 36 उन व्यक्तियों के विरुद्ध संचित कार्रवाई की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। उनको लगता है यदि नगर पालिका को कि यार ये व्यक्ति तो भाग जाएगा, हाँ, तो तुरंत कार्रवाई करनी है, तो ऐसे व्यक्ति को राशि का बिल प्रस्तुत किया जाएगा और संदेह की मांग की जाएगी और अविलंब कुर्की या विक्रय के लिए वारंट जारी किया जाएगा। इसके लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड नोटिस है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो 15 दिन के लिए होता था ना, समय मिलता था, वो निकालने की जरूरत नहीं है। 37 सेविंग्स। ये सेविंग्स वही है जो आपने पहले देखी थी, बचने वाली बात है, ठीक है मेरे मित्र। कुल मिला के सेविंग जो है वो जो आपने 125 सेक्शन में पढ़ी थी, सेम वैसी ही मोटा मोटा, मतलब कि जो भी जिसने भी ये कुर्की के लिए प्रारूप निकाला है, हाँ, वो तो था टैक्स के लिए। ये कुर्की के लिए यदि आप जो भी प्रारूप या विक्रय के लिए आपने जैसा कोई भी प्रारूप निकाला है जिसमें कोई ऐसी मानवीय त्रुटि भूल हो गई तो विधि विरुद्ध नहीं मानी जाएगी, ना ही ऐसा निकालने वाला व्यक्ति अतिचारी कहलाएगा। कुर्की और विक्रय विधि विरुद्ध नहीं, और वो क्या नहीं, व्यक्ति अतिचारी। अतिचारी नहीं समझा जाएगा, ये बात बस ध्यान रखना आप। सेविंग्स, वहां पर क्या था? सेविंग्स में टैक्स रिलेटेड था, सेक्शन 125।
138 और समस्त संदाय के लिए रसीद का दिया जाना। बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी पेमेंट करेंगे उसके लिए बिल देना है, रसीद देनी है। वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति, अल्टरनेटिव पावर ऑफ ब्रिंगिंग सूट्स, वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति। कुल मिला के बात यह है कि सारे जतन कर लिए सीएमओ साहब ने वसूली करने के, कुर्की करने के, विक्रय करने के। यदि नहीं कर पाते हैं तो जो दायी व्यक्ति है उसके विरुद्ध आप कहां जा सकते हैं? उच्च क्षेत्र के सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। कौन जाएगा? सीएमओ साहब जाएगा। स्पष्ट है। और 140 करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व, ये आपका अंतिम सेक्शन है। करों पर भूमि, भवन आदि पर दायित्व। इसमें लैंग्वेज पे मत जाना, इसमें केवल इतनी सी बात है कि जो प्रथम प्रभार है किस पर डिपेंड होगा? प्रथम प्रभार जो होगा, वो जो दायित्व होगा, वो होगा दायी व्यक्ति का होगा। दायी व्यक्ति हमने स्टार्टिंग में देख लिया, पट्टाकर्ता, भूमि या भवन का स्वामी। अब देखो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई संपत्ति का अधिभोग कर रहा है और यदि 1 वर्ष से कम समय का उसका अधिभोग है, कम समय का यदि वो अधिभोग कर रहा है, तो उससे आप इस प्रकार का चार्जेस वसूल नहीं कर सकते। कोई बकाया ऐसे किसी अधिभोगी से जो स्वामी नहीं है, ध्यान रखना, जो स्वामी नहीं हो, क्योंकि हमने पहले देखा था ना कि जो अधिभोग कर रहा है उससे भी हम आनुपातिक रूप में वसूल कर सकते हैं, देखा था हमने। सेम बात ये वही है। अधिक समय से नहीं रह रहा है तो ऐसी 1 वर्ष से कम समय का है और स्वामी ना हो, तब हम उससे ऐसा वसूल नहीं कर सकते इस प्रकार का प्रभार। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। ठीक है मेरे मित्र, 140 समाप्त हुआ। 140 सेक्शन के बाद हम फटाफट एक और कर लेंगे और अध्याय 11 159 से 199 अध्याय 11 भी आज खत्म कर देंगे। मेरी कोशिश है कि कल या परसों में ये जितने भी अपने रिवीजन वाले हैं फाइनल रिवीजन करके इसको समाप्त करें। चलो, राम राम, सभी को शुभकामनाएं।